साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम COP26 समिट जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ उसके बारे में वहाँ पर क्या चर्चा हुई, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर क्या बातें कही हैं और उसके क्या अर्थ हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि COP26 समिट का मतलब क्या है। COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज और इसका 26वां समिट है। इसी को हम COP26 समिट कहते हैं। अब जान लेते हैं कि कार्बन उत्सर्जन हमारे पर्यावरण पर कितना प्रभाव डालता है और भारत, चीन, ब्रिटेन और दुनिया के तमाम देशों में इसकी क्या स्थिति है और कितना प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन होता है, इसका मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ। भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 1.9 टन है, यानी 1 टन में 1000 किलोग्राम। भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 1.9 टन और चीन में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 7.1 टन। चीन जो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, उसकी जो है कार्बन उत्सर्जन की जो क्षमता है, यानी भारत से 6 गुना ज़्यादा वो कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, यानी प्राकृतिक संसाधनों को दोहन करके प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। ये चीन के लिए पूरे विश्व में जो है चीन को ये बात समझनी चाहिए कि चीन ये जो है कार्बन उत्सर्जन की जो संख्या है, इस कार्बन उत्सर्जन की जो सीमा है, इसको कम करे। और ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 5.5 टन। ब्रिटेन जिसने भारत को 200 साल गुलाम बनाया, उसकी जो है भारत से 4 गुना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन की क्षमता है, कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। तो लेकिन आज जब ग्लासगो में यह समिट हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। कंधे से कंधा मिला करके भारत और ब्रिटेन एक मेज पर बैठे और पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता जताई। अब हम भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या भारत ने खामियाजा भुगता है, इसके बारे में भी हम तथ्यात्मक जानकारी करते हैं। साल 2019 में चेन्नई में सूखा पड़ा और कई बार ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई। चेन्नई आप देख ही रहे हैं, अगर भारत के मैप में देखें तो चेन्नई तमिलनाडु में है। और साल 2018 में केरल में आई विनाशकारी बाढ़ में 428 लोगों की मृत्यु हुई और विशेषज्ञों ने इसे क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार ठहराया। यानी केरल अगर मैप में देखें तो सबसे नीचे है और जो है इतनी भारी बरसात हुई कि एनडीआरएफ की सारी टीम वहां पर जुट गई, लेकिन जो है 428 लोगों को फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण अपनी जान गंवानी पड़ी। अब रुख कर लेते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड में तापमान बढ़ने के कारण साल 2016 में जंगलों में आग लग गई, जिसमें 2000 हेक्टेयर की जमीन बर्बाद हुई। यानी अब थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं कि जंगल में आग कैसे लगती है। जब तापमान बढ़ जाता है और पेड़ की शाखाएं एक दूसरे से सटी रहती हैं और पेड़ की शाखाओं में आपस में रगड़ होता है, और जब वो रगड़ होता है तो वहाँ से जो है ऊर्जा इमिट होती है और उसके कारण क्लाइमेट चेंज में तापमान वृद्धि के कारण वहाँ पर आग लग जाती है। और ये जान लीजिए कि पर्यावरण की जो है क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे जंगल को नुकसान पहुंच रहा है, ये पर्यावरण में बहुत क्षति कर रहा है। और 2000 हेक्टेयर की हमारी ज़मीन उत्तराखंड में बर्बाद हुई। ये सब एक भयानक दृश्य है क्लाइमेट चेंज का। और आकलन लगाया गया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण 2020 में 1565 लोगों को दुर्भाग्यपूर्ण अपनी जान गंवानी पड़ी। अब जो ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में जो COP26 पर कार्यक्रम हुआ, हमारे यशस्वी और ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व का उल्लेख किया और 5 अमृत तत्व की सौगात दी। जानेंगे कि 5 अमृत तत्व वो क्या है। पहला है कि भारत 2030 तक
अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी यानी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। गैर जीवाश्म ऊर्जा क्या है? जैसे हजारों करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी चल रही थी तो जो भूकंप या तमाम जो है प्राकृतिक आपदा आने के कारण जो पर्यावरण, जो पेड़ पौधे और तमाम प्रकार की ईंधन जो है दब गए, उससे जो हमारा निर्माण हुआ पेट्रोल का, डीजल का, इन सभी से जो ऊर्जा बनती है उसे जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं। तो जो गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता है उसे भारत 500 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। और दूसरा है कि भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा, यानी ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत से अपनी शक्ति को पूरा करेगा। अब जान लेते हैं कि ऊर्जा का नवीकरणीय क्षेत्र क्या है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय क्षेत्र जैसे सौर ऊर्जा है, सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है, पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा के कारण जो है गोल गोल लगा देते हैं, उससे जो है पवन ऊर्जा से बिजली बनती है। और जल विद्युत ऊर्जा, जल में टरबाइन सेट करके बिजली बनाने का कार्य ये जल विद्युत ऊर्जा है। बायोगैस है, जैव ईंधन है। तो इन सभी से 50% रिन्यूएबल रिक्वायरमेंट पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा है कि भारत अब से लेकर 2030 तक के अपने शुद्ध अनुमानित कार्बन को उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करेगा। जो गोल गोल व्हील घूमता है उसे हम पवन चक्की कहते हैं। भारत अब से लेकर 2030 तक के शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करेगा, यानी 1 बिलियन में 100 करोड़ और 1 टन में 1000 किलो, इतने की कटौती करने वाला है। 100 करोड़ और 100 करोड़ 1000 में जब गुणा कर देंगे तो जो हमारा 1 बिलियन टन का हिसाब लगता है। इतने अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को भारत कम करने का प्रयास करेगा। ये हमारे तीसरे पंचामृत तत्व में कहा गया है। चौथा है कि भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता, कार्बन इंटेंसिटी को 45% से अधिक कम कर देगा। ये बहुत ही बढ़िया लक्ष्य है। और पांचवा है कि 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। नेट जीरो का क्या मतलब है? जैसे हम 2000 KBTU बिजली बना रहे हैं, 2.5 लाख KBTU बिजली बनाना है, तो 2.5 लाख KBTU हम प्राकृतिक गैस से बनाए और 2.5 लाख KBTU कोयला आदि संसाधन से बनाए। तो हमें 5 लाख का लक्ष्य ये रखना है कि हम 5 लाख KBTU प्राकृतिक संसाधनों से हम जो है बिजली बनाए। ये है नेट जीरो का लक्ष्य। और 2070 तक इसे नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अमेरिका ने इसे 2050 तक रखा है, लेकिन हम विकासशील देश हैं, हम 2070 तक इस काम को करेंगे। और हमारे वेदों में कहा गया है, संगच्छध्वम संवदध्वम संबो मनांसि जानताम, यानी इसका अर्थ है कि सभी लोग आपस में मिल बैठकर चर्चा करें और सभी समस्याओं का समाधान खोजें। ये हमारे वैदिक मंत्र की ताकत है और इसी के साथ हमें चलना है। हमारा मूल मंत्र रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिनः ये हमारा मूल मंत्र रहा है। हमने सभी के खुशी के लिए अपना योगदान देने का वायदा किया है। और जलवायु परिवर्तन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है लाइफ, यानी LIFE, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और इसी के मुताबिक हम अपने जीवन की प्रक्रिया को समझें और हमें इसी के मुताबिक आगे बढ़ना है और पर्यावरण में सुधार लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।